नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ नेट का फर्स्ट पेपर में टॉपिक है संप्रेषण। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनटीए नेट, पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केवीएस आदि परीक्षाओं में हिंदी विषय के अध्ययन के लिए अगर आपका विषय हिंदी है तो उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और विशेष प्रश्नों के नोट्स पाने के लिए या पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, उसका व्याख्यात्मक हल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बने और मैं वीडियो अच्छे लाती रहूँ। इस तरह से आप वीडियो को देखें और कमेंट भी करें कि इस तरह की मैं वीडियो लेकर के आऊँ, आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं बनाऊँ, वरना बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर देखने वाले ही नहीं हैं तो कोई बनाने का मतलब नहीं है। तो आप वीडियो देखें और कमेंट भी करें, लोगों को प्रोत्साहित भी करें इस चैनल को देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, संप्रेषण का पहला क्वेश्चन। ये प्रश्न एक है, संकेत को प्रत्येक उत्पाद माना जाता है। संकेत को प्रत्येक उत्पाद माना जाता है। संदेश का, माध्यम निर्माण का, अर्थ की सटीकता का, सूचना और मनोरंजन का। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि संकेत का को जो द्वितीयक उत्पाद माना जाता है, यहाँ पर प्रत्येक लिख गया है, सॉरी, द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। द्वितीयक उत्पाद माना जाता है किसका, किसके, जो इसमें जितने ऑप्शन है इनमें से किसमें माना जाता है। तो माध्यम निर्माण में माना जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा, माध्यम निर्माण। इस माध्यम निर्माण के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि जो संकेत का माध्यम निर्माण होता है, उसका माध्यम निर्माण का द्वितीय उत्पाद वो संकेत होता है। जो द्वितीय उत्पाद है वो संकेत है, इसलिए द्वितीय इसका जो है माध्यम उत्पाद को माना जाता है, माध्यम निर्माण को माना जाता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, उसका द्वितीय चरण जो है वो माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद संकेत को माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा माध्यम निर्माण। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षागत संप्रेषण में संबंध आत्मक उपागम किससे प्राप्त होता है। कक्षागत संप्रेषण में संबंध आत्मक उपागम किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, संगठनात्मक संप्रेषण, जन संचार, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से आपको आंसर क्वेश्चन के विकल्प के माध्यम से देने हैं। कक्षागत संप्रेषण में पूछा जा रहा है, तो देखिए, कक्षागत संप्रेषण में संबंध आत्मक उपागम, इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दूसरा सही होगा, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ये कैसे सही होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे एक कोई कक्षा है, कक्षा में संप्रेषण के समय छात्र जो है दूसरे छात्र से या शिक्षक या छात्र के मध्य जो संचार स्थापित होता है, उसे हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जो कक्षा चल रही है उसमें शिक्षक का और छात्र का जो संबंध है, उस संबंध के बीच में जो उसकी जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया को हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। तो अंतर्वैयक्तिकता का जो है मानव के सर्वांगीण विकास तथा प्रभावशाली जीवन हेतु अत्यधिक महत्व है। अतः बाल्यकाल से ही अंतर्वैयक्तिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए कक्षा में संप्रेषण के समय संबंधात्मक उपागम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो है कि कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से। अगला प्रश्न है, कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है। कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है। तो तकनीकी माध्यम, गैर तकनीकी माध्यम, जन माध्यम या असंगठित माध्यम। तो देख लीजिए ऑप्शन, जैसे तकनीकी माध्यम की बात हो रही है तो यहाँ पर बात हो रही संभाषण की। संभाषण किसी तकनीकी माध्यम में नहीं आता, गैर तकनीकी माध्यम में आ सकता है। अगले भी विकल्प देख लेते हैं। जन माध्यम, जन का वहाँ पर कोई काम नहीं है। क्लास में एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है। शिक्षार्थी का ग्रुप होता है, समूह होता है, और शिक्षक शिक्षार्थी का समूह होता है। तो उसमें जन माध्यम का कोई नहीं कि कोई दूसरा आकर के वहाँ पे बोलेगा, पढ़ाएगा। असंगठित माध्यम, विद्यालय के अंतर्गत कोई असंगठित माध्यम कक्षा के अंतर्गत नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा गैर तकनीकी माध्यम। दूसरा ऑप्शन सही होगा, गैर तकनीकी माध्यम।
अगला प्रश्न है, गैर तकनीकी माध्यम क्यों सही होगा? इस पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि संभाषण में शिक्षक और छात्र के मध्य जो संप्रेषण होता है वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो छात्र शिक्षक से सीखता है उससे छात्र प्रभावित होता है, और शिक्षक जो छात्र को पढ़ा रहा है और छात्र की उस समय की क्रियाकलापों से वो उससे प्रभावित होता है। तो कक्षागत संभाषण जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, मतलब छात्रों के मन के अनुसार होना चाहिए, उनके बुद्धि विवेक के अनुसार होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित विधियां प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं और रुचियों के अनुरूप संगठित की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, गैर तकनीकी माध्यम। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है। एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी सक्रिय हों। ऑप्शन देख लीजिए, यदि प्रतिभागी सक्रिय हों, सहानुभूतिपरक हों, विषमलिंगी हों, समलिंगी हों, मूक हों, सहज रूप से आत्मसात करते हों। इनमें से क्या हों, एक कूट के माध्यम से बताना है कि एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है तब जब प्रतिभागी क्या होता है, कौन कौन से कूट इसमें आएंगे, इन पर जो है नज़र डालिए। तो जैसे पहला दिया गया सक्रिय होते हैं, तो सक्रिय होना आवश्यक है। प्रतिभागी अगर सक्रिय नहीं होगा तो फिर संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो प्रतिभागी का सक्रिय होना आवश्यक है, सक्रिय होना। दूसरा सहानुभूति परक, हाँ सहानुभूति परक होना भी जरूरी है। विषमलिंगी और लिंगी से कोई तात्पर्य, यहाँ पर विषमलिंगी से तात्पर्य नहीं है, समलिंगी हो ये माने रखता है। मूक हो, मूक से कोई फर्क नहीं पड़ना। सहज रूप से आत्मसात करते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा सहज रूप से आत्मसात करता है, कोई असहज रूप से आत्मसात करता है, और कोई आत्मसात करता ही नहीं, सिर्फ वो कक्षा में उपलब्ध होते हुए भी कक्षा में नहीं होता है। तो इसलिए इन पर कूट पे नज़र डालने से पहले हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ये इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें सही है। तो उस 1, 2 और 4 को भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सक्रिय होना, एक में सक्रिय होना, दूसरा सहानुभूति परक होना, चौथा समलिंगी होना। ये जो है कक्षा में संप्रेषण सब प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी इस तरह से हो, तो ये ज़्यादा जो है प्रतिभागी के ऊपर प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां होती हैं। कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, और युक्तियां आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। एक तो निर्जीवत्व, उन्मुख, प्रत्यक्ष, अकारात्मक, अकार्यात्मक, अप्रत्यक्ष, तृतीय पक्ष, परीक्षण। इनमें से कौन कौन सी होती हैं छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां, कौन कौन सी होती हैं? तो ये होंगी आपकी कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है, जो कि होंगी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 2, 4, 5, 6, यानी कि दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा कथन। तो इसमें कौन कौन सा होगा? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तृतीय पक्ष और परीक्षण। निर्जीव तत्व नहीं होंगे इसमें, अकारात्मकता भी नहीं होगी, प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष तत्व है, अप्रत्यक्ष, तृतीय पक्ष और परीक्षण की जो है इनके माध्यम से सूचना ग्रहण करने की ये युक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण, प्रतिपुष्टि जो है वो कक्षा संप्रेषण को क्या बनाती है, ये आपको उत्तर देना है। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण को क्या बनाती है? तो रेखीय, वृत्तीय, पूर्ण, अंतःक्रियात्मक, असंगठित, इनमें से क्या बनाएगी? ये कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन इसके। वृत्तीय, रेखीय नहीं होगा, वृत्तीय होगा, पूर्ण होगा, डी और ई इसमें जो है सही होंगे। पहला छोड़ करके बाकी सारे सही होंगे, यानी कि ऑप्शन जो इसमें है कौन सा सही होगा? वृत्तीय नहीं होगा, बी, सी और डी सही है, यानी कि बी, सी, डी ये पहला कूट सही होगा। फिर से देख लेते हैं, बी, सी, डी। बी मतलब वृत्तीय, सी अंतःक्रियात्मक, तीन जो है सही होंगे, वृत्तीय होगा, पूर्ण होगा, अंतःक्रियात्मक होगा। तो इसके लिए पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो प्रतिपुष्ट है, प्रतिपुष्ट का क्या कार्य है, किस प्रकार से इसमें इसके तत्वों की विशेष बातें थोड़ा कर लेते हैं। विशेष मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, देख सकते हैं कि विशेष में संप्रेषण की प्रक्रिया में, संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इनकी प्रक्रिया से संबंधित हैं। एक तो संप्रेषक, सूचना या जानकारी, सूचना का माध्यम या विधि, सूचना प्राप्त करना, प्रतिक्रिया और प्रतिपुष्टि। ये 5 जो है तत्व हैं जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते हैं।
प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को वृत्तीयपूर्ण और अंतःक्रियात्मक बनाती है। तो ये 5 तत्व हैं जो कि संप्रेषक, सूचना या जानकारी, सूचना का माध्यम या विधि, सूचना प्राप्त करना, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। तो इनमें से जो है ये पांचों प्रत्युत्तर या प्रतिपुष्टि होता है। तो इनमें से पांचों आवश्यक होते हैं जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं कि वृत्ति है, पूर्ण है, अंतःक्रियात्मक है। तो ऑप्शन सही होगा 1 कूट पहला। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में क्या शामिल होता है? टेलीफोन, ईमेल, ग्राफिक्स, स्क्रिप्टिंग, इसमें क्या जो है शामिल होगा आदर्श प्रस्तुति में? तो आदर्श प्रस्तुति में शामिल होती है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के माध्यम से जो कक्षा संप्रेषण होता है वो अत्यंत प्रभावी होता है। आदर्श प्रस्तुति होती है वो, जैसे ग्राफिक्स को हिंदी में चित्रालेख कहते हैं। अगर बोर्ड पर आप मतलब कोई चीज़ आप मौखिक समझा रहे हैं तो बच्चों को कम समझ में आता है। अगर वही आप बोर्ड पे समझाएं चित्रालेख के माध्यम से चित्र बना करके तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, जिसको हम हिंदी में चित्रालेख और इंग्लिश में ग्राफिक्स कहते हैं। ग्राफिक्स ऐसे दृश्य प्रदर्शन को कहते हैं जो किसी दीवार पे भी हो सकता है, कपड़े पर भी हो सकता है, उसका हम उदाहरण दे सकते हैं, या कागज़ पे बना के दे सकते हैं, या बोर्ड पे दे सकते हैं, या कंप्यूटर स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन और मार्गदर्शन इनके माध्यम से हो जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो होना चाहिए संप्रेषण देना। तो ग्राफिक्स आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं। अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार कक्षा संप्रेषण के आधार पर पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से होंगे? अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति, वेद शक्ति, मनोरंजनात्मक शक्ति। इनमें से कौन सा कूट सही होगा? कूट के माध्यम से आंसर आपको देना है, कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं कौन कौन सा है। डी यानी कि 1 2 3 4 4 इसमें सही हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं? वो हैं अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति और वेद शक्ति। तो ये हैं चारों। और इनसे जो है वेद नहीं, यहाँ पर वैध है, वैध शक्ति, वैध शक्ति। तो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अध्यापक जो है वो छात्र संप्रेषण, अध्यापक छात्र का जो संप्रेषण बीच का जो उनका संबंध स्थापित हो रहा है विचारों के माध्यम से, उसे वो छात्र छात्र संप्रेषण इत्यादि जो भी है वो संप्रेषण उद्देश्य परक होता है। और कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार निम्न है। जो अंतःवैयक्तिक शक्ति उसके प्राथमिक जो आधार हैं, एक तो अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति मतलब छात्रों को प्रोद्भूत करना, उनका उत्साहवर्धन करना, वैध शक्ति, ये सब जो है इन अंतःवैयक्तिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 4, 1 2 3 4 4 ऑप्शन सही हैं। फिर ये जो है थोड़ा सा अभिकथन और तर्क के माध्यम से प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि 4 ऑप्शन थे जो मैंने नहीं लिखे हैं। आपको सिर्फ समझा देना है, समझाने के लिए मैंने इनको लिखा नहीं है, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास होगा। अभिकथन कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। और उसका तर्क ये कह रहा है कि ये उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। क्यों दोनों सही हैं? क्योंकि जो दिया गया अभिकथन है वो है कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। सही है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के दौरान पूर्वानुमान के लिए प्रत्येक छात्र के बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। एक कक्षा में 30 से 35 या 40 तक के बच्चे होते हैं, सबके विषय में पूर्वानुमान लगाना कि ये इतना पाएगा, ये इतना पाएगा, वो बहुत कठिन हो सकता है, कठिन है। और उसका तर्क इसलिए सही है क्योंकि उस समय विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। और जब संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर होती है तो कक्षा संप्रेषण के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। इसलिए ये दोनों सही होंगे, अभिकथन और तर्क दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, ये अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से रिक्त स्थान अधिक होता है। विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। जो शाब्दिक संप्रेषण वो निकालते हैं अर्थ में, वो अर्थ के नज़रिए से नहीं बल्कि शब्द के नज़रिए शाब्दिक संप्रेषण जो है अधिक होता है। तो इसमें रिक्त स्थान में भरना है, जो कि भरना है 2/3। दूसरा सही होगा 2/3।
हिस्सा होता है। ये अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा जो निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से 2/3 अधिक होता है। अधिक संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं या जानकारी स्पष्ट होती हैं, जिससे ये प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आ जाता है और इसमें अवरोध भी नगण्य होता है, इसीलिए इसे अशाब्दिक संप्रेषण से उपयुक्त समझा जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षागत संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? कक्षागत संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन है दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, तकनीकी एवं आधिपत्यकारी, निजी एवं अनुसरणकारी, तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। इनमें से कौन सा सही होगा? कक्षागत संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वाधिक उपयुक्त? सर्वाधिक उपयुक्त उपागम को यहाँ पहचानना है, जो कि है बी, तकनीकी एवं आधिपत्यकारी। क्यों है? क्योंकि तदनुभूतिक उपागम के अंतर्गत हमारे जो विचार हैं वो दूसरों के विचारों से मेल खाते हैं, जिससे एक दूसरे के विचारों भावनाओं को समझने में आसानी होती है। और प्रयोजनवादी उपागम के अंतर्गत हम उन्हीं बिंदुओं को महत्ता देते हैं जो कक्षा में उपयोगी हुए। इस प्रकार तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी उपागम से कक्षागत संप्रेषण सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है। यहाँ माफ कीजिएगा, दूसरा नहीं बल्कि ये चौथा ऑप्शन सही होगा, तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद से उपागम से तात्पर्य है कि कक्षा में जो संप्रेषण हो रहा है, जो एक दूसरों के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वो एक दूसरों के बिंदुओं को समझने में अपनी प्राथमिकता को दर्शाता है और एक दूसरे के संप्रेषण को सर्वाधिक उपयोगी बनाता है। तो ये हो जाता है तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी संप्रेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पारिभाषिक कहलाते हैं? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ध्वनि का उतार चढ़ाव, अंतरिक्ष शोर, बाह्य शोर, विरामों का उपयोग, वाणी दर और प्रबलता। कूट के माध्यम से आंसर देना है। ध्वनि का उतार चढ़ाव होगा कि नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पारिभाषिक कहलाते हैं? पारिभाषिक में देखना है आपको कि कौन सा इसमें ज़्यादा जो है प्रभाव डालेगा। पराभाषिक, पराभाषिक यहाँ पर है। पराभाषिक का जो है अर्थ यहाँ पर ले लेते हैं पहले तो, कि पार्श्व भाषा भी अशाब्दिक संचार का एक सशक्त माध्यम है और पार्श्व भाषा मौखिक संचार की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए जो पार्श्व भाषा अशाब्दिक होती है उसका निम्नलिखित में संप्रेषण में पराभाषिक कहलाना उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर ध्वनि का उतार चढ़ाव होगा, विरामों का उपयोग होगा, वाणी दर और प्रबलता होगी। तो ये जिसमें होंगे वो कूट सही होगा 1, 4 और 5, यानी कि चौथा कूट यहाँ पर सही होगा। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? तो ध्वनि का उतार चढ़ाव कहलाता है, विरामों का उपयोग और वाणी दर और प्रबलता, इनमें से ये सही होंगे। अगला प्रश्न है, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, शिक्षक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, शिक्षण कार्य को क्रियान्वित के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षक उपकरण। इसमें से कौन सा होगा प्रभावी? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी, शिक्षण कार्य को क्रियान्वित के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली, ये सही होगा। क्योंकि अनुदेशन एक प्रकार की क्रमबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जब हम इन्हीं परिस्थितियों को कक्षा के संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं, जब हम क्योंकि अनुदेशन के माध्यम से जब हम कक्षा में संप्रेषण की प्रभाविता को अपनाते हैं तो शिक्षण कार्य की क्रियान्वित के समय शिक्षक द्वारा दी गई वरीयता शैली कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। तो शिक्षण कार्य को क्रियान्वित करके समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली होती है। जो अनुदेशन है, ये अनुदेशन के अंतर्गत संपूर्ण
संप्रेषण की को जो प्रभाविता है वो स्पष्ट होती है शिक्षण कार्य को क्रियान्वित के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? रेखिक प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान, अंतरक्रियात्मक प्रतिमान, क्रियान्वित परक प्रतिमान। इनमें से किसके माध्यम से वो प्रतिमान स्थापित होगा? वो होगा डी, क्रियान्वित परक प्रतिमान। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में क्रियान्वित परक प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है, इसलिए यहाँ पर होगा क्रियान्वित परक प्रतिमान। अगला प्रश्न है, प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वार्षिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सा सही होगा? तुम संदेश वाला, हम संदेश वाला, वे संदेश वाला, मैं संदेश वाला। इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा डी, मैं संदेश वाला। क्यों? क्योंकि मैं संदेश वाला जो है वो प्रभावी आग्रही संप्रेषण है जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सही होगा मैं संदेश वाला। प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप, लिखित या वाचिक रूप में प्रभावी होगा मैं के लिए, मैं संदेश वाला। इतने क्वेश्चन लेकर के मैं आज उपस्थित हुई थी और अगले वीडियो में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँगी टॉपिक वाइज। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट में लिखिए कि पूरे जैसे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, संप्रेषण के भी हों, शोध के भी हों, अनुसंधान के भी हों, लोगों से भी हों, उच्च शिक्षा व्यवस्था से भी हों। अगर ऐसे मिश्रित क्वेश्चन चाहते हैं तो भी बताइए, वरना मैं टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक रोज प्रोवाइड करवा रही हूँ और ऐसे ही करवाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विदा चाहती हूँ, धन्यवाद।